की वजह से हम अपने क्लाइंट को केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर पाते हैं. So that is why we must need to clear about the both the terms. आपका concept clear होना चाहिए, plus आपका जो practical exposure है वो अच्छा होना चाहिए. Is all right. This is day one. Yeah, So Manjit. So I have one questions, Manjit. please, please. So because I'm searching for the job right now, and Hmm. I can see most of the jobs are related. They are asking for Azure, but they are asking for 5 to 6 years experience. So how to adjust means if you are going to do the course for 104, and you can learn something right from there, but how you can achieve the 4 5 years experience from there means it's really tough, right? You can say that 1 or 2 years that I have experience if you're doing the course and if you do the hard for training and all, so you can Hmm. skip 1 or 2 years, you can say that I have experience, you can tell lie means, but how to achieve that 4 to 5 years of experience, because they will ask most of the scenario questions. As per my experience, according to the JDR vacancies that I'm like, as I know about different companies, they are like kind of uh, ad they ad they executed they provided the ad कि उनको Azure के engineers की requirement है. 5 से 6 साल Mhm. का एक्सपीरियंस तो आपको गिने चुने बंदों में ही मिलेगा. Yeah, राइट. but I see most of the Right. things means they will ask 4 to 5 years हाँ, experience. ठीक है, That's नहीं a very challenging one. I mean, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस, बिकॉज आई स्टार्टेड माई एज्योर जर्नी इन ईयर ऑफ 2000 नवंबर 2016. ठीक है. okay. दैट टाइम एज्योर के पास केवल 3 सर्टिफिकेशन थे, पूरे एज्योर Mhm. पोर्टल पे 3 सर्टिफिकेशन थे. ठीक है. आज जो आप पोर्टल देख रहे हो, आई ट्राई टू शेयर माय ओल्ड वीडियो. 2016 की मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, रिकॉर्डिंग सेशन है था आई थिंक. आप वो Mhm. पोर्टल देखना और आज का जो हम पोर्टल इस्तेमाल करेंगे वो पोर्टल देखना. यू विल रियलाइज कि यार पहले का पोर्टल तो कितना आसान था, कुछ था ही नहीं उस पे. और आज का Mhm. पोर्टल इतनी सारी सर्विसेज कंटेन करके रखा है. चलो ये अलग का मैटर है. अबाउट द Mhm. एक्सपीरियंस, आज की डेट में किसी भी बंदे के पास 2 से 3 साल से 2 या 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस नहीं है इन केस ऑफ एज ए एज्योर इंजीनियर. अभी भी Mhm. बंदे प्लान कर रहे हैं कि एज्योर करें या ना करें, या एज्योर Yeah, correct. लाइक ऐसे कि थॉट तो है, वो सोचते तो है कि हमें ये पर्टिकुलर कोर्स करना है, बट दे आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट करने में Mhm. थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही. You need to justify like you have a much idea about Azure services. You have a capability to answer the all questions related to the interviewer जो आपसे पूछता है. Forget about the experience. आप एनी हाउ जो भी आपकी करंट कंपनी है या प्रीवियस कंपनी थी, आपको सिर्फ इतना जस्टिफाई करना है कि वहां पे मेरे को कभी कभी एज्यूर के टास्क मिलते थे. दैट्स इट. Correct. यही मैं बोल रहा हूँ सर. एक्चुअली आप तो बोल सकते हो, मतलब वहां पे कुछ काम करता था मैं बेसिक, हम्म. कि हम्म. 1 or I have 1 years एक्सपीरियंस और 2 years, नहीं तो बोलना वो स्टार्ट हो जाता है. हम्म. बोलते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं पूछना. 100% देन वी यूज्ड टू पूछेगा. स्टक ऑन दैट. हाँ, नहीं, तो वहां क्यों पे क्यों स्टक हो स्टक हो जाते गए? हैं. क्यों स्टक होंगे? जब आप कोर्स कर रहे हो, आप जी जी. अपनी तरफ से भी मेहनत करोगे, आई होप. तो आई डोंट थिंक कि हम्म. कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान करे. हम्म. गॉट इट. थोड़ी सी हेल्प, या. थोड़ी सी हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, थोड़ी सी आप अपनी तरफ से मेहनत करना. जी जी. सर, लैब इन्वायरमेंट का क्या सीन है, मतलब हाउ यू आर गोइंग टू अचीव द लैब इन्वायरमेंट इन दिस? चलो सो आर यू अभी गोइंग टू आप प्रोवाइड, मतलब? लैब इन्वायरमेंट के लिए लेट मी चेक इफ आई एम एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट अकाउंट. मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ एक दो यूनिवर्सिटी से. सो मैं अगर मुझे मतलब ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन इन द सेंस लाइक एज कि उनकी आईडीज पे हमें फ्री ट्रायल मिलता है, तो आई ट्राई टू क्रिएट एंड शेयर विद यू, नो वरी. ओके सर, थैंक्स. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज, ईच एंड एवरी क्लासेस आर रियली इंपॉर्टेंट. हर एक क्लास में कुछ ना कुछ यूनिक होगा. एंड प्लीज ट्राई टू कंसीडर दिस इज नॉट अ सिंपल ट्रेनिंग. यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द जॉब, या आपके पास जॉब है तो
आगे आने वाले 2 से 3 महीने में आप क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करने जा रहे हो। करेक्ट। ठीक है ना? अगर आप Yep. ऐसा करके सोचोगे तो ठीक है। आप सोचो कि चलो ठीक है यार 1 ही घंटे बैठने हैं हमें, 1 घंटे बैठेंगे, अपना जो भी होगा देख लेंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो इनफ है। नो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन नोट्स एज़ वेल। Right. डिजिटल में कोई नहीं पढ़ता, डिजिटल पे मेरे पास इतने कंटेंट है ना, बट कभी भी टाइम नहीं मिलता कि डिजिटली हम कंटेंट पढ़ पाएँ। यू हैव टू क्रिएट योर पेपर पेन, आपका डायरी बनाओ, कॉपी बनाओ, कुछ भी बनाओ, बट यू हैव टू राइट डाउन। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो राइट डाउन करोगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, व्हेनेवर वी सी द डायरी या जो कॉपी आप क्रिएट करोगे, कि आप वो कॉपी लेकर चले जाओ, किसी भी एज़्योर इंटरव्यू को क्रैक कर लो। यू नीड टू डिजाइन द डायरी कि ऐसा कि बंदे बोले कि यार मेरे को भी ये चाहिए, ऐसे क्रिएट करो। आई हेल्प यू। मेरे पास कुछ टेम्पलेट है, मैंने अपनी डायरी जो बना रखी है, आई सेंड यू द फोटोग्राफ्स एंड यू जस्ट नीड टू चेक इट। आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको क्रिएट करना है। इज ऑल राइट प्लीज? Yep. Yeah. डायरेक्टली चलते हैं ब्लूप्रिंट पे। आई एम गोइंग टू ओपन अवर कंटेंट। पहले तो कंटेंट देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम Azure AG 104। दिस इज द सर्टिफिकेट नेम and if we talk about the contents, what are the contents that you need to know? This is the panel of Microsoft। ये blueprint है Microsoft का, Azure का, AG 104 के लिए। और यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। We can start from the Azure Resource Manager, introduction of Cloud Shell and uh, okay, we'll discuss about the bash and shell में क्या difference है। Then we'll also discuss about the different options which are available। So ये अलग अलग category है। This is the prerequisite: manage Azure identity and governance, implement storage, manage deploy virtual machines means compute services, configure and manage virtual network, last में आएगा monitor and backup Azure resources। 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल है अपने पास। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट्स है जिसमें आप पोर्टल की आइडेंटिफिकेशन, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, मार्केट प्लेस, क्लाउड सेल, कोपायलट, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ प्री रिक्विजिट, इफ यू कंफर्टेबल विद एडी सर्विसेज तो हम एडी में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगता है नहीं स्टोरेज करना है पहले, तो हम स्टोरेज को स्टार्ट कर लेंगे। वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ स्टोरेज, कंप्यूट सर्विसेज, उसके बाद कॉन्फ़िगर एंड मैनेज नेटवर्क, मॉनिटर एंड बैकअप सर्विसेज। तो ये एक एक मॉड्यूल हैं। लेट मी गाइड यू अबाउट कि इन मॉड्यूल के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। मैनेज आइडेंटिटी हो गया, और यहाँ पे हम कंप्यूट को भी ओपन करा लेते हैं। आई एम गोइंग टू ओपन आवर वर्चुअल नेटवर्क, और ये लास्ट ऑप्शन है आपका मॉनिटरिंग वगैरह का पैनल। ये आइडेंटिटी है। यहाँ पे जितने भी कंटेंट है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, एज़्योर एडी पहले इसको बोलते थे, अभी हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, इंट्रा आईडी के नाम से जानते हैं। Entered. इज दैट करेक्ट? पहले इसको एज़्योर Yeah. एडी के नाम से बोला जाता था। क्या क्या ऑप्शन है, सारे ही सर्विसेज डिस्कस करेंगे। ऑन प्रेमाइसेस एडी को एज़्योर एडी के साथ कंपेयर करना, क्लाउड सर्विसेज पे कौन कौन से लाइसेंसेस हैं जो एडी के लिए काम करते हैं। विल डिस्कस अबाउट द यूजर एंड ग्रुप अकाउंट, जो यूजर है, ग्रुप है, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सब्सक्रिप्शन को कैसे अकाउंट के साथ अटैच किया जाता है, हाउ टू कॉन्फ़िगर एज्योर पॉलिसी, हाउ टू कॉन्फ़िगर आरबैक सर्विस, एज्योर के अंदर एडी के अंदर यूजर ग्रुप को माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के साथ एसोसिएट करना, सिक्योर रिसोर्सेज को आरबैक सर्विसेज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड रीसेट एंड सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। ऑल राइट। इसके साथ ही साथ हाइब्रिड इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। इन केस ऑफ हाइब्रिड इन्वायरमेंट, यू नो दैट एज्योर एडी कनेक्ट के थ्रू ऑन प्रेमाइसेस डेटाबेस को, ऑन प्रेमाइसेस रिसोर्सेज को, ऑन प्रेमाइसेस एडी को एज्योर एडी के साथ एसोसिएट करना। दिस इज आवर एजेंडा, दिस इज आवर these all are the topics that we are going to cover in case of एज्योर एडी फर्स्ट मॉड्यूल। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे मैनेज एंड कॉन्फ़िगर वर्चुअल नेटवर्क, जो कि कोर रिलेटेड टू द वर्चुअल नेटवर्क इन्वायरमेंट है। एज्योर नेटवर्किंग के अंदर आप बेस से स्टार्ट करेंगे।
what is networking over Azure portal, what are the component, VNet क्या होता है, सबनेट क्या होता है, आईपी एड्रेस कैसे प्लान करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस को कैसे फिक्स किया जाता है, राइट. We'll discuss about network security group. We'll talk about the VNet pairing. We'll discuss about the routing and endpoints, कैसे हम routing establish करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे. And we'll also discuss about the load balancer, one of important service. चार तरीके के Azure load balancers होते हैं, चार तरीके के Azure load balancers होते हैं, and we should know about the use cases of all the load balancers. ठीक है, उन load balancer का काम क्या होता है, उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, we'll discuss all. ठीक है, we'll also talk about the application gateway separately, IP address schema डिजाइन करना, और we'll talk about the DNS management, VPN and express route भी हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे. दिस इज अबाउट द नेटवर्क वाला पार्ट, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे है अपने पास मैनेज आइडेंटिटी. ये है मॉनिटरिंग का पैनल, मॉनिटरिंग एंड बैकअप. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप हर तरीके के बैकअप सीखेंगे कि क्या क्या चीजें हम बैकअप में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. सो लाइक एज any kind of backup activity that you want to perform, we are able to manage. Azure portal से बैकअप लेना हो या ऑन प्रोमाइसेस सर्विसेज का बैकअप लेना हो, दोनों तरीके के बैकअप हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं. इज दैट ओके? तो ठीक है, जैसे जैसे हम पार्ट को आगे बढ़ाएंगे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ऑनलाइन कंटेंट है, सो वी कैन इजिली फाइंड द कंटेंट. अभी हम चलते हैं पहले वाले मॉड्यूल पे, और पहले मॉड्यूल पे देखते हैं कि प्री रिक्विजिट क्या है और क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए इन केस ऑफ प्री रिक्विजिट. ठीक है, सो दीज ऑल आर द प्री रिक्विजिट: इंट्रोडक्शन, रिसोर्स मैनेजर एंड बेनिफिट्स. We'll try to understand about the terminology that used by Azure in backend. मैनेज लॉग्स, लॉग का ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, रिसोर्स की लिमिट कैसे सेट करते हैं, क्लाउड सेल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बैस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पावर सेल कैसे यूज करेंगे क्लाउड सर्विसेज के लिए, और टेम्पलेट का इस्तेमाल जिसको हम ARM बोलते हैं, ARM टेम्पलेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं. दीज ऑल आर द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम वेरी बेसिक. चलिए स्टार्ट करते हैं. Let's start from the introduction of Azure. Not only the Azure, we are also responsible to know about cloud. ठीक है, Azure तो है ही है, साथ ही साथ हमें cloud के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. Try to understand guys, क्योंकि if you new in case of cloud technology, तो अपने पास environment को establish करने के लिए ना, किसी भी organization के setup को establish करने के लिए कई सारे method हैं. कौन कौन से method हैं? सबसे पहला आता है on premises, दूसरा आता है वर्चुअलाइजेशन, तीसरे नंबर पे आता है VDI, और चौथे नंबर पे आता है क्लाउड टेक्नोलॉजी. इज दैट क्लियर? Yep. आप किसी कंपनी का सेटअप स्टैब्लिश कर रहे हो ना, या तो बंदा ऑन प्रोमाइसेस पे इन्वेस्ट करेगा, सारे के सारे सर्वर्स, सारा का सारा डेटा सेंटर फिजिकली, राइट, फिजिकल मशीन वो स्टैब्लिश करके आपको प्रोवाइड करेगा, एंड यू नीड टू टेक केयर. machines are devices implemented by provider. वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ESXi आप यूज करोगे, आप जेन सर्वर यूज करोगे अगर सिट्रिक्स है तो, और माइक्रोसॉफ्ट का है तो हाइपरवाइजर, और लिनक्स है तो ओपन स्टैक. इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप वर्चुअलाइजेशन इस्टेब्लिश करोगे. VDI की बात करें तो VDI भी अपने आप में बहुत सारे पार्ट्स लेकर चलता है. सिट्रिक्स आपको ऑप्शन देता है VDI को इस्टेब्लिश करने के लिए, हॉराइजन आपको ऑप्शन देता है VDI इस्टेब्लिश करने के लिए, और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको ऑप्शन देता है VDI इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं RDS. इज दैट करेक्ट? Yep. अब बात करते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी पे. क्लाउड में भी ऐसा नहीं है कि बस एक ही दो क्लाउड से काम चल जाएगा. यू नीड टू नो अबाउट द बेस ऑफ क्लाउड, यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द बेस ऑफ क्लाउड. चलिए, VDI में हमने बात की थी सिट्रिक्स की, वी डिस्कस्ड अबाउट होराइजन जो कि VMware का प्रोडक्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, और Azure भी आपको VDI का ऑप्शन प्रोवाइड करता है. चलिए, टॉक अबाउट द क्लाउड्स.
सो क्लाउड में क्या क्या है, इनको सेग्रीगेट करो आप पब्लिक क्लाउड में और प्राइवेट क्लाउड में। इज दैट करेक्ट? पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड, दो तरीके के क्लाउड इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आप स्टैब्लिश कर सकते हो अपने इन्वायरमेंट में। And I've seen the hybrid cloud also they are talking about, right? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन Both. ऑफ बोथ। आप मल्टी क्लाउड भी ढूंढोगे, नेट पे मिलेगा, मल्टी क्लाउड मिलेगा, हाइब्रिड क्लाउड मिलेगा, पब्लिक क्लाउड मिलेगा, प्राइवेट क्लाउड मिलेगा, है ना? सो कॉम्बिनेशन Yeah. ऑफ पब्लिक प्लस प्राइवेट कंसीडर एज ए हाइब्रिड क्लाउड। सो बेस से डिस्कस करेंगे। एज पर द एक्सपीरियंस दैट यू हैव गाइस, इनमें आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी किसी को। यू नो लैपटॉप, यू नो डेस्कटॉप, यू नो वर्क स्टेशन, आपको आपको डेटा सेंटर पता है, आपको सैन पता है, आपको नेस पता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। इज दैट करेक्ट? Yes. Yep. तो ऑन प्रोमाइसिस पे जाने की जरूरत है नहीं। कैरियर हम बनाना चाहते हैं क्लाउड में, स्पेशली एज्यूर डिसाइड किया है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा वर्चुअलाइजेशन का आइडिया है, इफ यू नो अबाउट द एज्यूर, इफ यू हैव आइडिया रिलेटेड टू लाइक एज द वर्चुअलाइजेशन, अगर आपको ESXi के बारे में आइडिया है, या आपको लाइक हाइपरवाइजर का आइडिया है या ओपन स्टैक का आइडिया है, देन डेफिनेटली वी आर एबल टू what we can say that we are able to manage all the thing virtually. VDI अपडेटेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है वर्चुअलाइजेशन का। जैसे वर्चुअलाइजेशन होता है उसी का अपग्रेडेड वर्जन है VDI। कैसे अपग्रेडेड वर्जन है? क्योंकि वर्चुअलाइजेशन आपको एक मशीन में, एक हार्डवेयर में मल्टीपल वर्चुअल मशीन एक्सेस करने का ऑप्शन देता है। VDI एक वर्चुअल मशीन में मल्टीपल RDP प्रोवाइड करने का ऑप्शन देता है। दैट इज वाई ये अपग्रेडेड वर्जन है आपका वर्चुअलाइजेशन का। नेक्स्ट है क्लाउड टेक्नोलॉजी, और क्लाउड टेक्नोलॉजी में हमारे पास सारी चीजें नई हैं, इसी वजह से हम इसको बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, प्री रिक्विजिट वगैरह सब कुछ समझेंगे। इज ऑल राइट? Yes. चलो, as per the name suggests, we are trying to understand about cloud technology. ये प्री रिक्विसाइट में अपने पास ये सर्विस फैब्रिक क्लस्टर का ऑप्शन है क्या? सर्विस फैब्रिक क्लस्टर का इंट्रोडक्शन है, लाइक व्हाई वी नीड टू यूज इट, ओके, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ? कोई नहीं, छोटा सा टॉपिक है, कर लेंगे। विल डिस्कस अबाउट विद प्रैक्टिकली कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, मॉनिटरिंग में कितनी हेल्प करता है, या फिर लॉग्स वगैरह कलेक्ट करने में क्या हेल्प करता है। सो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। So now let's talk about the cloud technology. If you really want to understand about the services, how we can implement over a portal, so आपको कुछ नहीं करना है, you need to categorize it into two different part, that is work based and the second one is related to the technology based. और ये सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना हमें? हाँ, हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, वर्क बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं, ताकि आप आसानी से क्लाउड रिलेटेड सारी एक्टिविटी को समझ सको, राइट? So how we can do that, like how we can categorize. In case of work based, it is categorized in infrastructure as a services, दूसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज PaaS, और लास्ट में है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। ठीक है, एक्चुअली ये सिर्फ नाम या थ्योरेटिकल नहीं है, इट विल हेल्प यू, राइट? इट विल हेल्प यू टू इम्प्लीमेंट द सेटअप। ओके, किसी भी कंपनी के लिए अगर आप रिसोर्सेज परचेज करते हो ना, तो उस रिसोर्स को आप आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि ये रिसोर्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, प्लेटफॉर्म का पार्ट है, या SaaS का पार्ट है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का पार्ट है। वी मस्ट नीड टू नो, वी मस्ट नीड टू आइडेंटिफाई, बिकॉज आज की डेट में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें कंपनी डायरेक्ट यही पूछती है कि लाइक क्लाइंट शुड नो अबाउट द PaaS सर्विसेज, एज्योर PaaS सर्विसेज, या उसको एज्योर SaaS सर्विसेज या IaaS सर्विसेज में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। अब हमें आइडिया ही नहीं है कि SaaS सर्विसेज में कौन कौन से कंटेंट आते हैं, तो आई डोंट थिंक वी आर एबल टू
we are able to like as a clear the client's interview. So that is why you need to know about कि क्या कैटेगरी होती है और किस तरीके से इनको मैनेज किया जाता है. सो एज ए एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर हम लोगों को अगर टास्क मिलता है कि तुम्हें कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप पूरा करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग के कौन से ये क्लाउड टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करें जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और सर्विस भी एज पर द डिमांड प्रोवाइड कर सके. ठीक है. एज ए कंसल्टेंट डेफिनेटली we also need to work as a consultant, but for the consultancy or for the consultant definitely you need to know much about the cloud technology जो एक दिन में नहीं आएगा. करेक्ट. अभी हम एज्यूर पढ़ रहे हैं. एज्यूर अगर हमें अच्छे तरीके से आ जाता है देन डेफिनेटली वी विल ट्राई टू कंपेयर एज्यूर पोर्टल विद AWS. AWS Okay. के साथ साथ GCP से भी हम कंपेयर करेंगे. अगर हमें एक पोर्टल अच्छे तरीके से आता है, सिंपल सी बात कर रहे हैं, अगर हमें एक पोर्टल अच्छे से आता है, एज्यूर हमें आता है फॉर एग्जांपल, और हमें पता है कि इतनी कैटेगरी होती है सर्विसेज में, ये कैटेगरीज हैं सर्विसेज के अंदर, और प्लस इनकी प्राइसिंग ये पड़ती है ओवर एज्यूर पोर्टल. सो कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी इस सेम सर्विस को AWS पे सर्च करेंगे. AWS पे सर्च करने के बाद, राइट, AWS पे सर्च करने के बाद विल आल्सो कंपेयर द प्राइसिंग. राइट. और ये तीनों जो क्लाउड टेक्नोलॉजीज है वो तीनों एक साथ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कोई भी एक में ही जाना चाहिए, वो डिसाइड कैसे करेंगे? नहीं, क्लाइंट कोशिश करता है ना, बहुत रेयर केस में कि वो एक से ज्यादा क्लाउड सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करे या उस तरीके की रिक्वायरमेंट है क्लाइंट्स की. ओके. तो पॉसिबिलिटी है, कुछ भी पॉसिबल है, राइट. बट ज्यादातर जो कंपनीज है ना वो इंडिविजुअल क्लाउड पे मूव करते हैं. और देखिए, जब हम एक पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर से कोऑर्डिनेट करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं क्लाउड की तरफ हाँ से, हाँ. राइट. राइट. प्रोवाइडर की तरफ से. तो अभी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे क्या 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 बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं. ऑलराइट. नो प्रॉब्लम. थैंक यू. चलो, लेट्स ट्राई टू So, अंडरस्टैंड अबाउट द Manjit, टेक्नोलॉजी बेस्ड. हाँ प्लीज. are we going to cover these IaaS and PaaS and SaaS, all three technology means all three things, or we are going to cover only IaaS, infrastructure as a service? हाँ, सी, एडमिनिस्ट्रेटर और आर्किटेक्ट के लिए 104 और 305 दो सर्टिफिकेशन है, ठीक है ना. हाँ. AG 104 है एडमिन के लिए, 305 है आर्किटेक्ट के लिए. पहले आर्किटेक्ट में 2 सर्टिफिकेशन होते थे, राइट. अब आर्किटेक्ट में सिर्फ एक सर्टिफिकेशन कर दिया उन्होंने, ठीक है. ये दो ऐसी प्रोफाइल है जिसमें इंजीनियर को तीनों मेथड के बारे में मालूम होने चाहिए. तीनों मेथड इन द सेंस लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नीड टू नो अबाउट कि जो क्लाउड है, IaaS है, PaaS है, SaaS है, इन तीनों के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए. आई एम गोइंग टू सेग्रीगेट द सर्विसेज, और आपने डिसाइड करना है कि आप कितने, कौन से पर्टिकुलर सर्विस में कितना परफेक्ट हो. हम यहाँ पे सबके बारे में बात करेंगे, बट यू हैव टू वर्क अपॉन यू, ताकि कल की डेट में अगर आप क्लाइंट से बोलते हो ना, आई एम वेरी गुड इन केस ऑफ IaaS सर्विस, ओके. है ना, या आप पैस सर्विसेज में अच्छा खासा आपको एक्सपर्टीज है, तो So वो one service is enough, right? नो, एडमिन No, right? आर्किटेक्ट के लिए इनफ नहीं है. अच्छा. एडमिन और आर्किटेक्ट के लिए इनफ नहीं है कि हम केवल IaaS सर्विस पढ़ करके चीजों को मैनेज कर पाएंगे या फिर लाइक एज किसी क्लाइंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल कर पाएंगे, तो नॉट पॉसिबल. Okay. स्टेप बाय स्टेप वेट करते हैं थोड़ा सा, है ना. इन तीनों पे हाँ जी. रहेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब दूसरा ऑप्शन अपने पास है टेक्नोलॉजी बेस्ड. द मीनिंग ऑफ वर्क बेस्ड, यू नीड टू नो अबाउट कि क्लाइंट किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी सर्विसेज पे वो टास्क परफॉर्म करता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, टेक्नोलॉजी बेस्ड के केस में वी आर एबल टू फाइंड like as a public cloud, we are able to find private cloud, hybrid cloud, और एक आपको और ऑप्शन मिलेगा which is considered as a multi cloud. ठीक है. सो sometime अगर देखो, अगर
आप लाइक एज ए क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर अप्लाई कर रहे हो अपने आप को जॉब के लिए, तो मेक श्योर कि आपको बेस का आइडिया अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द क्लाउड टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। So multi-cloud is a thing that multiple clouds if you are using. हाँ, पब्लिक प्राइवेट ऑन प्रेमाइसेस तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका मल्टी क्लाउड कंसीडर किया जाता है। Public private or hybrid से multi-cloud. हाँ, पब्लिक प्राइवेट एंड ऑन प्रेमाइसेस, On इन premise. तीनों का कॉम्बिनेशन आपका मल्टी क्लाउड कहलाता मल्टी है। क्लाउड। Okay. Got it. बढ़ सकते हैं आगे अभी। यस Yes. सर। Yeah. Talk about the infrastructure as a service, platform as a service and software as a service. इनके बारे में तो पहले समझते हैं। विशाल, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं? हाँ यस हाँ, प्लीज इफ यू हैव अ डाउट प्लीज आस्क। ठीक है, या श्योर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल का प्रोसीजर देख करके हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, ना कोई P1 टिकट को रिजॉल्व कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एनीवे, हाँ infrastructure as a service, platform as a services, and last one is related to the software as a services. Try to understand about the gap between these three different services that we have. IaaS को बोला जाता है मैनेजेबल सर्विसेज। ठीक है, ऐसे सर्विसेज जिनको आप मैनेज कर सको। बेनिफिट क्या है? 75% तक का जो टास्क है वो यूजर मैनेज करता है, मतलब यू एंड मी। 25% का टास्क जो है वो प्रोवाइडर मैनेज करेगा। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज को जस्ट अपोजिट कर दो। पहले इस पे क्लियर कर लेते हैं। 75% टास्क यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज। एग्जाम्पल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का जो एग्जाम्पल है वो है वर्चुअल मशीन, बेस्ट एग्जाम्पल। आप स्टोरेज बनाएंगे, वो है बेस्ट एग्जाम्पल। आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। आप डेटाबेस इस्टेब्लिश करेंगे, डीबी की बात करें, वो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में आता है। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इसको, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं इस चीज को। आपने एक वर्चुअल मशीन परचेज किया, आपने एक वर्चुअल मशीन परचेज किया, और डेफिनेटली जब भी आप वर्चुअल मशीन परचेज करोगे, यू हैव टू डिसाइड द कॉन्फ़िगरेशन। आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक वीएम क्रिएट किया, द वर्चुअल मशीन कैपेसिटीज, ये आपने वीएम परचेज किया जिसकी कैपेसिटी थी 4 GB रैम, 2 कोर CPU का, और 120 GB ऑफ HDD एंड विंडोज सर्वर 2016। ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन था। सारी चीजें सही तरीके से चल रही थी, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। आफ्टर 10 days, आफ्टर 15 days, यू रियलाइज कि ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं चल पाएगा। रैम कम है, हार्ड डिस्क कम है, प्रोसेसर का कोर कम है, और हमारे जो एप्लीकेशन है थोड़ा सा हैवी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हो। ऐसी सिचुएशन में, राइट, ऐसी सिचुएशन में व्हाट यू नीड टू डू, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो चीजों को मैनुअली अपनी तरफ से आप चेंज करोगे। रैम बढ़ाना है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू चेंज इट, मेक इट 8 GB। CPU कोर को 4 कोर बनाना है, हार्ड डिस्क में 500 GB की हार्ड डिस्क और एडिशनल ऐड करनी है। तो ये जो एडिशनल टास्क है ना, वो आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? प्लीज कंफर्म। राइट। मींस हार्डवेयर रिलेटेड मोस्ट ऑफ कुछ भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से रिलेटेड जो टास्क है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू कॉन्फ़िगर। ठीक है यहाँ तक? ओके नेक्स्ट, अब 25% में क्या हुआ? क्लाउड ने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप
5 टीबी तक रैम बढ़ा सकते हो, 16 टीबी तक आप अपनी हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हो। तो ये आपको लिमिट दे दी। ये 25% टास्क हो गया क्लाइंट का, प्रोवाइडर का। 75% टास्क आपका है, क्योंकि आप पोर्टल ओपन कर रहे हो, वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज ओपन कर रहे हो, सेटिंग में जा रहे हो, सेटिंग में आप हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर रहे हो, रैम सेलेक्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, और उसके बाद आपके सेम चेंजेस आपके सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इज ऑल राइट प्लीज? यस, Okay. गॉट इट। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट अगले स्टेप में मूव करते हैं। अगला जो स्टेप है वो है पैस सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसको बोला जाता है अनमैनेजेबल सर्विस। इसको हम क्या बोलते हैं? अनमैनेजेबल सर्विसेज। अब अनमैनेजेबल सर्विसेज में 75% प्रोवाइडर आ जाता है, वो अपनी तरफ से मैनेज करेगा, और 25% में यूजर आ जाता है कि हमें ज्यादा टास्क नहीं परफॉर्म करना है, हमें ज्यादा टास्क नहीं परफॉर्म करना है। मोस्टली जो टास्क है ना वो आपका प्रोवाइडर हैंडल कर देगा। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आगे के एग्जांपल आपको खुद से काउंट करने पड़ेंगे। सर्विस हम जब भी इंप्लीमेंट करेंगे, यू शुड आइडेंटिफाई कि ये जो सर्विस है आईएएस में जा रही है या पीएस में जा रही है, वो आप डिसाइड करोगे। सर्विस के एग्जांपल की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट का इंट्रा आईडी, पहला। दूसरा है एज्योर वेब ऐप। तीसरा है एज्योर डेटाबेस, एज्योर सिक्वल जिसको बोलते हैं। चौथा है लोड बैलेंसर। 4 तरीके के लोड बैलेंसर होते हैं, उन चारों लोड बैलेंसर को प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज कंसीडर किया जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई प्लीज? यप। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है। अब देखिए, एक वेब सर्विसेज है एज्योर वेब सर्विसेज। जो एज्योर वेब सर्विसेज क्या करता है, किसी भी लैंग्वेज में आपने वेबसाइट बना रखी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी भी लैंग्वेज में आपने वेबसाइट बना रखी है, डॉट नेट में, पीएचपी में, जावा में, पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में आपने वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, और उस वेबसाइट के अंदर उस वेबसाइट को आप वर्ल्ड वाइड होस्ट करना चाहते हो। जब आप वेबसाइट को होस्ट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने की जरूरत होती है। अगर आप खुद से वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो तो या तो आप आईआईएस सर्विस इस्तेमाल करोगे या फिर अपाचे सर्विस इस्तेमाल करोगे। आईआईएस सर्विस जो है वो विंडोज की है, और अपाचे जो सर्विस है वो किसकी है? लिनक्स की है। लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपाचे सर्विस मिलती है जिससे आप होस्टिंग करते हो। विंडोज के मशीन पे आपको कौन सा मिलता है? आईआईएस सर्विस मिलती है जिसको आप होस्टिंग की तरीके से इस्तेमाल कर पाते हो। इज दैट क्लियर? Yes. यप। अब थिंक अबाउट, आपको एक डॉट नेट की वेबसाइट होस्ट करनी है वर्ल्ड वाइड। अगर आप आईएएस के थ्रू जाओगे तो आपका फुल्ली कंट्रोल रहेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, बट प्रॉब्लम इसमें ये रहेगी कि सारा टास्क आपको मैनुअली परफॉर्म करना पड़ेगा। ए टू जेड जो टास्क है ना वो आप खुद से परफॉर्म करोगे। आईएएस को इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन के बाद उसमें डॉट नेट की फाइल को अपलोड करना, पब्लिक आईपी एड्रेस को बाइंड करना, प्लस डोमेन को होस्ट डोमेन को अटैच करना, ये सारा टास्क आप मैनुअली खुद से परफॉर्म करोगे, विच इज रियली डिफिकल्ट। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो, और ये पूरा टास्क करने में आपको लगेंगे 3 से 4 घंटे, होस्टिंग करने के में आपको 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा, विच इज रियली टाइम टेकन प्रोसेस। यप। अगर यहीं पे हम एज्योर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, एज्योर सर्विसेज आपको 10 मिनट हार्डली, विद इन 10 मिनट, राइट, विद इन 10 मिनट आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। So क्यों? Azure services is handled by user or provider? 25% by us, 75% by provider। That is 25 okay. I mean Azure Web आपने बोला हाँ, ना Azure Web Services Azure Services के थ्रू अगर करते हैं एज्योर तो वो वर्चुअल हम मशीन के, वो एज्योर वर्चुअल मशीन के थ्रू अगर करते हैं ना, चलो मैं अच्छा एक अच्छा एग्जांपल थोड़ा सा और इसको
एग्जाम्पल को और एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्सप्लोर कर देता हूँ। IaaS वर्क, PaaS वर्क टास्क, ठीक है। दोनों को कंपेयर करना कि क्या गैप आ रहा है। हमें क्या करना है, होस्ट अ वेबसाइट। हमारा एजेंडा क्या है, हम एक वेबसाइट होस्ट करने वाले हैं, दिस इज आवर एजेंडा, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट को IaaS के थ्रू होस्ट करोगे तो क्या क्या मिलेगा? पहला, VM। क्रिएट गुड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड VM। पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला टास्क हो गया। दूसरा, इंस्टॉल IIS अगर विंडोज है तो, और उसको कॉन्फ़िगर के भी करना पड़ेगा, IAS इफ विंडोज OS। नंबर तीसरा, रिजर्व पब्लिक IP एड्रेस उस मशीन में। नंबर चौथा, कॉन्फ़िगर SSL विद डोमेन। नंबर पांचवा, ऐड VM रिकॉर्ड टू डोमेन प्रोवाइडर। जहां से भी आपने डोमेन खरीद रखा है ना, वहां पे आपको पब्लिक IP एड्रेस देनी पड़ेगी अपने VM की। उसके बाद कहीं पे नंबर आएगा, अपलोड योर वेबसाइट डेटा। जो भी .NET PHP में आपने लिख रखा है ना, उस डेटा को आप अपलोड करेंगे। और ये पूरा 6 स्टेप यूज करने में ना, कम से कम आपको, बहुत एक्सपर्ट हो तो 2 से 2.5 घंटे, नए हो तो 3 से 4 घंटे। मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू होस्ट द वेबसाइट यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, एवरेज मान के चले तो 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है आपको होस्टिंग करने में। इज ऑल राइट। अगर हम सेम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं PaaS सर्विस के थ्रू, तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, क्रिएट एज्योर वेब ऐप। आपको एक एज्योर वेब ऐप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग प्लान डिसाइड कर लोगे कि कौन सा प्लान हमें क्रिएट करना है। देन सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में अपलोड योर डेटा, अपलोड वेबसाइट डेटा। नंबर तीसरा, ऐड योर ऑन डोमेन। ऐड योर ऑन डोमेन, दैट्स इट। टाइम कितना लगा? 10 से 15 मिनट मैक्सिमम टू लाइव योर वेबसाइट टू वर्ल्ड वाइड। 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे, अगर सिस्टम हमारा इंटरनेट से जुड़ा है, आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। एनी क्वेश्चन? या इसमें अपन ये पैस में अपना खुद का डोमेन डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं इसमें? वो एग्जैक्टली डोमेन प्रोवाइडर पे जाके कुछ करने की जरूरत नहीं? नहीं, ऐड तो करना पड़ेगा, रिकॉर्ड तो ऐड करने पड़ेंगे ना, रिकॉर्ड ऐड करेंगे। बट ये आपका जो प्लेटफॉर्म है ना वेब एप्लीकेशन का, वो आपको ऑप्शन देगा, प्लीज प्रोवाइड योर डोमेन, ठीक है ना। आप डोमेन ओके। प्रोवाइड करोगे, ये तो दो रिकॉर्ड दे देगा, और उस रिकॉर्ड को आपको कॉपी करना है godaddy.com से, HostGator से, नेमचीप से, जहां से भी डोमेन आपने खरीद रखा है, वहां पे वो रिकॉर्ड पेस्ट करो, स्टार्ट यूजिंग सर्विसेज। ओके, गॉट इट। So, according to cost, if you see the cost with IES work and PaaS work,
सो कौन सा ये तो आईएएस फिर कॉस्टली पड़ेगा सर? ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा भी कुछ कॉस्टली नहीं। नहीं है, बहुत मैनवर्ड सा गैप है दोनों के बीच में कॉस्टिंग से रिलेटेड। यहाँ पे अच्छा। चलता है प्लान, यहाँ पे चलता है प्लान, और यहाँ पे चलता है यूसेज। यहाँ पे चलता है प्लान P1 P2 P3 P4 P5, राइट, V1 V2 V3 V4 V5, यहाँ पे चलता है प्लान। और वर्चुअल मशीन में आईएएस में चलता है कॉन्फ़िगरेशन, 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB रैम। कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है कि आपको कैसी स्पीड मिलेगी। पैस सर्विसेज में क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन मिलता है बाय डिफॉल्ट, कि अगर बंदे ने बिजनेस अपना क्रिएट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ एज्योर पैस सर्विसेज, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट होस्ट कर रखी है, और अचानक से आपकी जो जो ट्रैफिक है बहुत जल्दी स्पाइक तरीके से वो बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो जब आपके पास अचानक से ट्रैफिक बढ़ता है ना, तो पैस सर्विसेज क्या करता है, इमीडिएटली आपके सर्वर की इमेज बना करके कई सारे मशीन्स को ऑटोमेटिकली बैकएंड में ऐड कर देता है। इसके बेनिफिट ये है कि आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होती, और आपकी वेबसाइट का स्पीड इम्पैक्ट नहीं होता। चीजें समझ में आ रही प्लीज? यस सर। और प्लान इन द सेंस जो वेब एप्स के प्लान आते हैं वो, राइट? हाँ, वेब एप्लीकेशन के प्लान आते हैं कि आप या कितना करेक्ट। इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितने का हाँ। इन्वेस्ट करना। कॉस्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा ना, 5% प्लस माइनस आप लेकर चलो, जस्ट 5% प्लस माइनस, ठीक है ना। मे बी कभी दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर के एज ए कंपेयर में। सर्विसेज, हाँ, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज का 5% बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कभी आपको लगेगा कि नहीं पैस सर्विसेज थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है। दोनों का प्लस तो माइनस ये फाइव एज्योर परसेंट है। एडमिनिस्ट्रेटर ही डिसाइड करेगा, मतलब किस पे जाना है, आईएएस वॉक पे जाना है या पैस पे जाना है, राइट? आप प्रपोजल या दोनों हम। दोगे, आप प्रपोजल क्लाइंट को अच्छा, दोनों दोनों। दोगे, ठीक और है। ये जो स्केल अप स्केल डाउन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, जब हम ये वेब ऐप का जो भी प्लान परचेस करते हैं उसके अंदर इंक्लूड होता है? हाँ, वो आपको मेंशन कर देगा कि अगर आप इस वाले प्लान पे जा रहे हो तो आपको ऑटो स्केलिंग जो है कॉम्प्लीमेंट में दिया जा रहा है ओके, गॉट इट, है ना। थैंक यू। यप। कॉम्प्लीमेंट में इन द सेंस कि कॉन्फ़िगर आपको नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फ्री में मशीनें मिल जाएगी, आपको कॉन्फ़िगर मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, बट अगर ऑटो स्केलिंग चार्ज एक्टिवेट हुई तो उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। चार्ज देना पड़ेगा। ओके, सो ऐसा कह सकते हैं कि ऑटो स्केलिंग का ही चार्ज ये लोग अपने से ले रहे हैं, या फिर वेब ऐप का भी अपना कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है उसका भी चार्ज होता है? एक्चुअली उसकी कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, जब पैकेज मिलेगा डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा कॉस्ट थोड़ा बढ़ा देंगे, ओके, कि हम गॉट इट। आपका टाइम बचा रहे हैं। थी, हम आपका टाइम बचा रहे हैं, जो चीज़ें आप 3 से 4 घंटे में करते थे मैं आपको 10 मिनट में करके दे रहा हूँ, तो उसका थोड़ा सा चार्जेस वो कंसीडर करेंगे, राइट, अंडरस्टूड। ठीक है ना। क्योंकि यप। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपके पास 3 घंटे बचे हैं, आप कुछ भी करो उसमें, हाँ, टिकट राइट। रिजॉल्व करो, क्लाइंट को हैंडल करो, नए क्लाइंट बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना राइट। कहीं कॉस्टिंग जो है हमारे टाइम की भी होती है ना। यप, करेक्ट। सो आई थिंक द एग्जांपल दैट वी डिस्कस, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो गैप है ना आईएएस और पीएस का, वो क्लियर हो गया होगा। जी। यस सर। और पैस में अपने को पब्लिक आईपी की भी जरूरत किधर भी पड़ेगी नहीं, क्योंकि वीएम ही नहीं है इसमें, वेब ऐप पे ही सब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, नहीं राइट? नहीं, वीएम है, सब बैकएंड में है, वीएम का एक्सेस नहीं मिलेगा हमें। ओके। और ओके, वो जो आईपी देगा वो रिजर्व आईपी, पहले से ही रिजर्व आईपी देगा। अच्छा, गॉट इट। यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा एज्योर को कि मैंने एक वीएम परचेज कर रखा है, मेरे को स्टैटिक आईपी चाहिए इसके लिए, तो एज्योर बोलेगा कि यू हैव टू पे एडिशनल अमाउंट। अगर यस, आपको स्टैटिक चाहिए तो आपको एडिशनल अमाउंट पे पब्लिक करना आईपी, पड़ेगा। राइट? यप। अभी हम आएंगे प्राइसिंग पे, बात करेंगे, क्योंकि कई हाँ तरीके हाँ। से प्राइसिंग डिसाइड होती यप। है ना। एक ही चीज के मल्टीपल तरीके से प्राइसिंग लगते हैं, तो यू शुड नो अबाउट, ताकि आपको लगे कि नहीं हाँ ठीक है, क्लाउड जो है, क्योंकि
अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, नॉलेज नहीं रहेगी, देन डेफिनेटली हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा चार्ज पड़ रहा है। बट इफ़ वी हैव आइडिया अबाउट कि हाँ ठीक है, हमें इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो थोड़ा सा चार्जेस जो है हम कंसीडर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कम लगेगा, राइट। यस। लास्ट टॉपिक है अपने पास इसमें, वो है SaaS। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। बहुत बेसिक सा फंडा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के, वन एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। यू नो दैट MS365, जिसको आप ऑफिस 365 के नाम से जानते हैं, करेक्ट। Yep। 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो जितनी भी कंपनी थी, क्योंकि कंपनी तो बहुत पहले से आ रही है, अभी तो ऐसा है नहीं कि अभी रिसेंटली कंपनी जो है बनना स्टार्ट हुई। HCL, IBM, इन्फोसिस, ये 1980 से लगभग IBM तो 1980 से 1970 से कंपनी है। HCL भी 1980 के आसपास लाइक स्टार्ट किया था इन्होंने। सो कंपनी बहुत पहले से है, मेलिंग एक्टिविटी इनकी बहुत पहले से हो रही है, ऑफिस के सर्विसेज हमें बहुत पहले से मिलते हैं। बट पहले अगर ईमेल को इम्प्लीमेंट करने की बात करें किसी कंपनी के लिए, तो क्या करते थे आप? एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करते थे ऑन प्रोमाइसिस मशीन पे, उसमें मेल बॉक्सेस कॉन्फ़िगर करते थे, क्लाइंट की मेल क्रिएट करते थे एडी के थ्रू, और फिर आप ईमेल्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते थे एक मशीन से दूसरी मशीन पे, करेक्ट। यस। आज की डेट में ना आपको सर्वर लगाना है, ना आपको एक्सचेंज सर्वर खरीदना है, टूल खरीदना है, उसका ISO इमेज खरीदनी है, ना बैठ के इंस्टॉल करना है, ना बैठ के कॉन्फ़िगर करना है। सारा कुछ आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। इज इट राइट। करेक्ट? Yep। आपको क्या देना है? लाइसेंस देना है। आपको अमाउंट किसका देना है? लाइसेंस का असाइन करना है। हम्म। मल्टीपल लाइसेंसेस आर अवेलेबल। 799 से प्लान इनका स्टार्ट है। 799 से लेकर के ऑफिस 365 का जो प्लान है वो 6500 तक का है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान आपकी कंपनी के लिए कंफर्टेबल है, कौन सा प्लान आपके क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कौन सा प्लान आपके एम्प्लॉयज को अच्छे ऑप्शन प्रोवाइड करेगा जिससे वो प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सके। The amounts are in dollars। नो नो, INR। Okay। 600-700 रुपए से प्लानिंग का स्टार्ट है, Okay। फिर वो 6500 रुपए तक जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लान आपको सूट करेगा, हम्म। ठीक है। Yep। चलो अगले स्टेप पे अगर हम बात करें, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के केस में वी नीड टू साइन अप आवर सेल्फ ओवर ऑफिस 365 पोर्टल। और ऑफिस 365 पोर्टल पे साइन अप करने के बाद वी हैव टू परचेज द लाइसेंस। लाइसेंस परचेज करने के बाद आप सर्विसेज इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हो। Okay। क्लियर? अब Yep। क्वेश्चन ये आता है कि एज्यूर पे कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें इस तरीके का टास्क परफॉर्म करती हैं। एन नंबर ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल, जैसे कोपायलट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, एज्यूर इनसाइट्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, एज्यूर क्लाउड सेल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, ARM टेम्पलेट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। ना आप कोई रिसोर्स खरीद रहे हो, ना आप कोई रिसोर्स को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। आप बस जितना यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो ARM अगर अपन यूज करते हैं, ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है और उसका ARM टेम्पलेट, राइट? ARM इफ आई एम नॉट। टेम्पलेट या एज ए रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट। हाँ, तो उसको एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट की रेप्लिका अपने को बनानी है एजूर में, तो अगर वो टेम्पलेट यूज किया उसका, तो उसका भी चार्ज लगेगा अपने को? नहीं, उसका क्यों चार्ज पड़ेगा? तो ARM जो SAS में आता है वो कौन सा है? नहीं नहीं, वही है ARM, बट ऐसा नहीं कि सारी चीजें जो है आपको पेमेंट देनी पड़े। हाँ। गॉट इट? सारी चीजें आपको पेमेंट नहीं देनी है, ये कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसको पता है, एज्योर को पता है, प्रोवाइडर को पता है कि अगर हम उसको क्रिएट करने का भी ऑप्शन देंगे तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है, हम्म। वो GUI के थ्रू चला जाएगा, GUI से सर्विसेज क्रिएट कर लेगा, ठीक है। हम्म। आप
कस्टमर को जितनी ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करोगे ना, जितनी ज्यादा फैसिलिटी दोगे, उतना आपका बिजनेस चलेगा। लेकिन ARM में फिर किस चार्ज का वो लोग अपने को वो चार्ज लगाएंगे? ARM का कोई चार्ज नहीं है, ARM के थ्रू जो आप बनाओगे उसका चार्ज है। जिसमें उसमें जो रिसोर्सेस रहेंगे, जिसमें वो हाँ जो उसकी चार्जेबल सर्विसेज रहेगी, उसका चार्ज हाँ अपने को लगेगा, राइट? हाँ, करेक्ट। ओके, गॉट इट, गॉट अब इट। देखो कितना टाइम बचता है ARM के थ्रू। मैं वर्चुअल मशीन हाँ। बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल हम एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, हम्म। नॉर्मल कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। हाँ। और आपको मल्टीपल VM बनानी है तो एज्यूर पोर्टल के ऊपर अभी कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम मल्टीपल VM बना सकें हाँ। GUI में। हाँ। बट पावर सेल या स्क्रिप्ट के थ्रू, टेम्पलेट के थ्रू आप नंबर ऑफ VM बना सकते हो। पहला, राइट। GUI में हमें 5 मिनट का टाइम लग रहा है, ARM टेम्पलेट में 10 से 15 सेकंड का टाइम लग रहा है। करेक्ट। हमने ARM टेम्पलेट अपलोड कर दिया और अपना दूसरा काम करना स्टार्ट कर दिया। 5 मिनट लगेंगे VM को रेडी होने में। 5 मिनट बाद फिर से हमने देखा कि VM हमारी रेडी है, उसकी पब्लिक IP एड्रेस उठाई और क्लाइंट को ट्रांसफर कर दी कि ये भाई आपका यूजर नेम, ये पासवर्ड, ये पब्लिक IP एड्रेस, अब आप इसको रीसेट करो और जो यूज करना है आप कर सकते हो। गॉट इट। तो देखो, क्लाइंट का जो है, जो 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 एज्यूर है, उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं अच्छे से, कस्टमर भी खुश है कि यार काफी टाइम बच रहा है, हम उस टाइम पीरियड में कुछ और टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। तो एज्यूर सही है, ARM वगैरह भी देता है, GUI भी देता है, तो दैट्स गुड। करेक्ट। क्लियर। तो और ये क्लाउड, कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा नहीं कि बट हमें ये पेमेंट देना पड़ेगा। एंड क्लाउड बट शेल के लिए, AWS में तो मल्टीपल, या गो अहेड आशीष। या सो AWS में तो मल्टीपल VM क्रिएट करने का ऑप्शन है ना सर? हाँ जी बिल्कुल, नंबर आप डिसाइड कर लोगे, 10, 5, 15, 50 बन जाएगी। पर ये Azure में नहीं है। एज्यूर में VMSS में है बस। तो एज्यूर में एक ऑप्शन है VMSS VMSS, वर्चुअल मशीन स्केल स्केल सेट। सेट। वहां पे अच्छा, 1000 VM आप एक साथ बना सकते हो। उसका अलग से चार्ज वगैरह है? डेफिनेटली नंबर ऑफ VM के ऊपर चार्ज पड़ेगा। सर क्लाउड सेल में मतलब कैसे अपना चार्जेस रहेगा? क्लाउड वो सेल तो भी है। कॉम्प्लीमेंट है, क्लाउड सेल का कोई चार्ज नहीं है। हाँ। क्लाउड सेल का कोई चार्ज नहीं है अच्छा, उसमें उसको यूज करके जो सर्विसेज अपन डिप्लॉय करते हैं एजूर में, उसका जो उसका भी। चार्जेस है। ओके, गॉट इट। ठीक है ना, वो तो एक तरीके का प्लेटफॉर्म है ना। हाँ फिर हाँ, ऐसा समझ तो गया। ये GUI का भी चार्ज लेना स्टार्ट करेंगे कि आप ये प्रोसीजर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, यू हैव टू पे। नहीं, दीज ऑल आर द कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो ये अपने यस। पास 3 सर्विसेज हुई जिसके में हमने डिस्कस किया, IAS, PAS एंड SAS। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अबाउट दीज पॉइंट्स जो हमने मेंशन की? नॉट फ्रॉम माय साइड। नो। ठीक है ना। यप। जितना ज्यादा बेस हमारा क्लियर रहेगा, उतनी ज्यादा चीजें हमें समझ में आएंगी। तो एक बार गो थ्रू कर लो जो आज हमने डिस्कस किया। इफ यू फील लाइक कि आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है तो लेट मी नो, अदरवाइज विल कनेक्ट टुमारो और डिस्कस करेंगे अबाउट द रिमेनिंग पार्ट। इज दैट ओके? सर ये आशीष ने जो क्वेश्चन किया था लैब एनवायरनमेंट का,